हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के 7 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे, और टेस्ट नंबर 8 का आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट पे जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर इस नंबर पे भी आप व्हाट्सएप या कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आपके सब्जेक्ट के लिए या फिर जनरल स्टडीज के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है जीएस का। और भी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। लेट्स बिगिन। हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है? अभी रिसेंटली ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था प्रेरणा। ये किससे संबंधित है? ये एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है। इसमें जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसके प्रिंसिपल हैं, उसकी वैल्यूज हैं, भारतीय शिक्षा प्रणाली के जो सिद्धांत और उनके जो मूल्य हैं उन पे आधारित जो एक शिक्षा का दर्शन है उसके अनुरूप है ये। और ये सब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 उसमें भी इसका जिक्र है, वहां पे भी ये उल्लेखित है। अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इसका मेन फोकस क्या है प्रेरणा का। तो इसका जो मेन फोकस है वो जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी है, उनमें लीडरशिप के क्वालिटी डेवलप करना, विद्यार्थियों में नेतृत्व गुणों का विकास करना, ये इसका मेन फोकस है। इसके पीछे भी इसका करेक्ट आंसर है। किस भारतीय राज्य ने 2024 के पहले दिन 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? एक साथ सूर्य नमस्कार करने का 108 जगह पे ये गुजरात में हुआ है। बी इसका करेक्ट आंसर है। हमारे सिलेबस में इवेंट्स हैं, इस तरीके के पूछे जा सकते हैं हमसे। मध्य प्रदेश के किस जिले में मलाज खंड रीफ स्थित है? मलाज खंड रीफ है, ये एक महत्वपूर्ण जो माइन है, तांबे की खान है, ये कॉपर माइन है। और ये कहां पे है? मध्य प्रदेश में है, बालाघाट जिले में। सी इसका करेक्ट आंसर है। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो 16वां वित्त आयोग है वो अपॉइंट कर दिया गया है। अब इसमें से आपसे ना सिर्फ अध्यक्ष का, इसके जो मेंबर है, फुल टाइम मेंबर, सॉरी तबीयत नहीं है, या जो अंशकालीन मेंबर है उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। देखिए 16वां वित्त आयोग है, इसका गठन कब किया गया है? इसका गठन किया था 31 दिसंबर 2023 को। अभी इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो नीति आयोग के जो पहले पूर्व अध्यक्ष थे नीति आयोग के, अरविंद पनगड़िया, उनको इसका अध्यक्ष बनाया है। 16th फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी से ही ये आयोग अपॉइंट किया जाता है। इसमें जो ऋत्विक रंजन पांडे है, ये इसके सेक्रेटरी है। ऋत्विक रंजन पांडे सचिव हैं इस आयोग के। इसमें 4 मेंबर है। अजय नारायण झा हैं जो 15वें वित्त आयोग में भी ये पूर्णकालीन मेंबर थे और सचिव थे, ये वैसे संबंधित जो एक्सपेंडिचर है उससे। इसके अलावा जो एनी जॉर्ज मैथ्यू है वो भी इसकी फुल टाइम मेंबर है। निरंजन राजा अध्यक्ष हैं, ये भी पूर्णकालीन सदस्य हैं। और सौम्य कांति घोष, ये इसके अंशकालीन सदस्य है। ये मुख्य आर्थिक सलाहकार थे पहले एसबीआई के। तो ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। और इसकी जो 16वां वित्त आयोग से 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जो 5 सालों की अवधि है उसको कवर करते हुए इसको कहा है, इससे अनुरोध किया है कि 31 अक्टूबर 2025 तक ये अपनी सिफारिशें उपलब्ध कराने का कहा है। तो ये अपनी सिफारिशें कब तक उपलब्ध करवाने का कहा है इसको? 31 अक्टूबर 2025 तक। और इसका कब तक का है? इसकी जो 5 साल का दिया गया है वो 1 अप्रैल 2026 तक के जो भी है पुरस्कार अवधि, उनको कवर करने का कहा गया है।
अरविंद पनगड़िया, और ऋत्विक रंजन पांडे सचिव है। लैग्रेंजियन पॉइंट L1 पॉइंट क्या है, ये काफी चर्चा में रहा है। L1 पॉइंट जो आदित्य L1 है उसने सफलतापूर्वक है जो ये लैग्रेंजियन बिंदु के आसपास अपनी जो अंतिम कक्षा है वह स्थापित किया था इसरो ने। तो ये किसका है मिशन, आदित्य L1 जो सूर्य का मिशन है हमारा वो इसरो का है, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा ये वो पॉइंट है L1 पॉइंट जहां पे गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य के बीच संतुलन तक पहुंचते हैं। जो ग्रेविटी है जहां पे पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है संतुलन प्राप्त करते हैं, जिससे जो ग्रहण है, ग्रहण वगैरह होता है सूर्य ग्रहण, तो उसकी बाधा के बिना सूर्य का अवलोकन संभव हो पाए। कई बार क्या है कि जैसे मिशन चल रहा है आदित्य L1, अब सूर्य ग्रहण आ गया तो वो उसमें टाइम लग जाता है, वो उस टाइम का जिस टाइम पे ग्रहण रहेगा उस टाइम पे कुछ नहीं पॉसिबल होता है इसका अवलोकन करना। तो इन्होंने L1 पॉइंट इसीलिए चूज किया है ताकि ग्रहण वगैरह भी लगे तो उस स्थिति में भी डिस्टरबेंस ना आए। सी इसका करेक्ट आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसरो ने 6 जनवरी 2024 को आदित्य L1 को सक्सेसफुल अपना जो कक्षा है उसमें स्थापित कर लिया था। आप इसको लाइक जरूर किया कीजिए, वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं, कमेंट कर दिया कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी है, जो भी आपकी राय है इससे संबंधित। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ हुई है? वर्ल्ड इकोनॉमिक मंच है, ये फॉर्म है, इसकी 54वीं आर्थिक वार्षिक बैठक कहाँ हुई है? एनुअल समिट हुई है। देखिए ये हुई है स्विट्जरलैंड में, दावोस स्विट्जरलैंड में। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। देश में मंदिर परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए संगीत नाटक अकादमी शक्ति संगीत और नृत्य का उत्सव शीर्षक के तहत 2024 का आयोजन कहाँ कर रही है? देखिए इस क्वेश्चन को समझना होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मंदिर परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए, एक तो ये पॉइंट आ गया। दूसरा संगीत नाटक अकादमी, जो संगीत नाट्य अकादमी है वो ये सब कर रही है। शक्ति संगीत और नृत्य का उत्सव, ये क्या है? इसका टाइटल है 2024 का। अब इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो इसका आयोजन ये कई जगह से ओके है। इसका शक्ति उत्सव क्या है? देखिए शक्ति उत्सव, शक्ति मतलब ये शुरू हुआ है, इसका उद्घाटन हुआ था गुवाहाटी से। कहां से? गुवाहाटी से। अब गुवाहाटी से इसका आयोजन शुरू हुआ। गुवाहाटी में क्या है? कामाख्या मंदिर है, वहां से फिर ये महालक्ष्मी मंदिर है, कहां पे? कोल्हापुर महाराष्ट्र में। तो कामाख्या मंदिर गुवाहाटी से शुरू होके फिर ये आगे बढ़ा है, तो ये कोल्हापुर महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद जो ज्वालामुखी मंदिर है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का, वहां पे त्रिपुरा सुंदरी है, अंबाजी मंदिर है, बनासकांठा है, ये सब गुजरात में है। तो इसके बाद में गुजरात प्लस हिमाचल का कांगड़ा। फिर ये झारखंड में है, कौन सा है? जय दुर्गा शक्तिपीठ है, देवघर झारखंड में। और फिर उसके बाद ये हरसिद्धि मंदिर उज्जैन, हरसिद्धि मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में इसका समापन होगा। तो आप समझिए ये शुरू हुआ है ये आयोजन गुवाहाटी से लेके और उज्जैन तक। हरसिद्धि शक्तिपीठ है, मां हरसिद्धि मंदिर, ये उज्जैन में है। तो ये सभी सही है, इनका आयोजन सभी जगह हो रहा है। इसके अलावा भी गुजरात, हिमाचल और झारखंड आपको ध्यान में रखने हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। और इसका समापन कब हुआ है? ये अभी रिसेंटली 17 अप्रैल को इसका समापन हुआ है। मध्य प्रदेश में बीज एवं फार्म विकास निगम का मुख्यालय कहां पे स्थित है? बीज एवं फार्म विकास निगम का जो मुख्यालय है ये भोपाल में है। भोपाल के समीप सीहोर किसके लिए फेमस है? देखिए सीहोर किसके लिए फेमस है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार।
सीहोर है, इसका एक लंबा और गौरवशाली इतिहास रहा है। सीहोर कहाँ पे है ये मालवा रीजन में पड़ता है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है आपसे। और ये विंध्याचल रेंज की जो तलहटी है, बॉटम, वहां पे है, उस एरिया में है। किसके लिए फेमस है? अनाज मंडी के लिए। यहाँ काफी बड़ी अनाज मंडी है। मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार किन जिलों में पाया जाता है? जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, देखिए इनका निर्माण जो आर्कियन एक ऑर्डर है चट्टानों का, जो अनाच्छादन है या अपवर्दन होता है, उसकी वजह से होता है। और इस तरह की जो चट्टानें हैं ये जबलपुर में है, बालाघाट में है, छिंदवाड़ा में है। तो बालाघाट और छिंदवाड़ा, अगर जबलपुर भी हो तो जबलपुर में भी है धारवाड़। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट मध्य प्रदेश में कहां पे स्थित है? ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। ये मध्य प्रदेश में इंदौर में है। नहीं, देखिए ये इंदौर में नहीं है, ये है खंडवा में है। मध्य प्रदेश में जो ओमकारेश्वर बांध है वहीं पे है ये। और अभी ये इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इस फ्लोटिंग जो सोलर प्लांट है इसको काफी डैमेज हुआ है, क्योंकि यहाँ कोई तूफान वगैरह आया तेज, उसकी वजह से इसको काफी नुकसान हुआ है। और इसका जो NHDC है वो इसका आकलन कर रहे हैं, जो नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है वो ही इसको देखरेख करता है। और मध्य प्रदेश सरकार और जो NHPC है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, उनके बीच में ये एक उद्यम है NHDC। तो ओंकारेश्वर बांध का जो बैक वाटर है वहां पे ये बनाया गया है। और इसमें इसको अभी कुछ तूफान वगैरह की वजह से प्रभावित हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ये कहां पे है? खंडवा में। भारत में पहली बार मध्य प्रदेश के किस जिले में एक यूरेशियन ओटर को रेडियो टैग किया गया है? ये ऐसा पहली बार हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये यूरेशियन ओटर क्या है? ऊद बिलाव है। इसको पहली बार ये रेडियो टैग किया गया है। अभी कहां पे किया गया है? तो ये नर्मदापुरम जिले में किया गया है। नर्मदापुरम जिले में क्या है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में ये एक यूरेशियन ओटर है, ऊदबिलाव कहते हैं जिसको। देखिए भारत में ऊदबिलाव की ये 3 प्रजातियां पाई जाती है मेनली। एक तो स्मूथ कोटेड ओटर होता है, एक एशियन स्मॉल क्लॉड ओटर होता है, एक यूरेशियन एशियन स्मॉल क्लॉड में ओटर होता है। ये 3 प्रजातियां होती है। इसमें ज्यादा डिटेल तो हमारे काम की होगी नहीं, लेकिन सतपुड़ा ध्यान रखना आपको, नर्मदापुरम। मध्य प्रांत एवं बरार का प्रथम मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? मध्य प्रांत और बरार का प्रथम मुख्यमंत्री देखिए कई बार क्या होता है कि हम कोई क्वेश्चन जैसे यहां करते हैं या कहीं भी देखते हैं, हमारे एग्जाम में आता है, और उसको गूगल करते हैं। क्या करते हैं? सीधा हम गूगल के पास जाते हैं। अब गूगल पे क्या होता है कि जो सबसे ऊपर आर्टिकल आया उसमें जो आंसर मिला आपको, आप मान लेते हैं कि यही आंसर सही है। देखिए गूगल पे कहां से आता है? गूगल खुद तो कुछ करता नहीं। गूगल पे वही चीजें अवेलेबल है, जैसे आपकी वेबसाइट है, आपने कुछ लिख दिया तो गूगल उसको, अगर अच्छा से इंडेक्स, उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये सब हो रखा है तो वो पहले आ जाएगा। या कोई बड़ी वेबसाइट है, कोई न्यूज वगैरह की, तो उसका आ जाता है। या किसी का DAPA डोमेन अथॉरिटी अच्छी है तो वो आ जाता है। और आपको लगता है कि यही सही आंसर है। तो इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जब भी कोई चीज गूगल पे सर्च करते हैं तो उसको 2-3 वेबसाइट से वेरीफाई करें कम से कम एटलीस्ट। नहीं तो विकिपीडिया की हेल्प ले सकते हैं, पर विकिपीडिया के अलावा भी आप 2-3, कई बार विकिपीडिया अपडेट नहीं होता है तो भी वो दिक्कत होती है, तो 2-3 जगह से वेरीफाई करें जब कोई कंक्लूजन पे पहुंचे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आप गूगल पे देखेंगे तो आपको कुछ और मिलेगा, और जब थोड़ा रिसर्च करेंगे जब जाके आपको इसका सही आंसर मिलता है। इसका पहला मुख्यमंत्री जो नियुक्त किया गया था ये थे नारायण भास्कर खरे, NB खरे। ये थे, क्या हुआ था कि
ये पहले प्रधानमंत्री भी कह सकते हो आप इनको, जो मध्य प्रांत एवं बरार के पहले प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं और मुख्यमंत्री भी। इन्होंने क्या किया था, ये बन गए थे, कांग्रेस से थे। रवि शंकर शुक्ला, द्वारिका प्रसाद मिश्र और डीएस मेहता को इन्होंने कांग्रेस से बर्खास्त कर दिया था अनुशासनात्मक कार्रवाई कर करा के। जैसे जो अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में जैसे कमलनाथ जी और सिंधिया जी का इशू हुआ, या राजस्थान में अशोक गहलोत सचिन पायलट का, या फिर छत्तीसगढ़ में बघेल और उनका ये सब इशू रहा। तो उस टाइम पे जैसे एक मीटिंग थी जयपुर राजस्थान में और वो प्रस्ताव पास होना था और वो नहीं हुआ, तो उसमें अनुशासनात्मक डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, नहीं लिया गया ये अलग बात है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा हुआ था और ये मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने जिन्होंने गड़बड़ की उनको पार्टी से निकाल दिया गया था। उसके बाद में इनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया और इनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था, और इनके बाद में ही पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रांतीय इनके मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि बाद में हिंदू महासभा में शामिल हो गए थे कांग्रेस छोड़ के। मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल संभाग और जिलों की संख्या कितनी थी? मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ उस टाइम पे कुल संभाग और जिलों की संख्या कितनी थी? ये हम पढ़ चुके हैं कई बार पहले भी, तो आपको रिवीजन के लिए बताया है ये कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस टाइम पे 8 संभाग थे और 43 डिस्ट्रिक्ट थे। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था और इसकी राजधानी और विधानसभा का ये भोपाल कर दिया गया था। हालांकि भोपाल को जिला कब डिक्लेयर किया? भोपाल राजधानी बन गया था 56 में, लेकिन भोपाल जिला कब बना है? 1972 में भोपाल जिला बना है। आप इसको क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा, मुझे जहां तक ध्यान है। और इसके बाद 1998 में मध्य प्रदेश में 61 जिले हो गए थे। उसके बाद 2000 में क्या किया गया? छत्तीसगढ़ को अलग बना दिया और 45 डिस्ट्रिक्ट बचे, और अभी प्रेजेंट में 55 डिस्ट्रिक्ट है। मध्य प्रदेश के किस गांव को भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव कहा जाता है? मध्य प्रदेश का कौन सा गांव है जिसको भारत का भौगोलिक केंद्र का गांव कहा जाता है? भौगोलिक दृष्टि से जो कटनी है, कटनी जिला है, इसकी डीमरखेड़ा तहसील है, डीमरखेड़ा तहसील, और उसका गांव है करौंदी गांव। इसको एक अपना महत्व है, यहाँ ज्यादा 200-250 की आबादी है इस गांव की, लेकिन इस गांव को भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु माना जाता है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं हम, कर्क रेखा की, वो इसी गांव से होकर गुजरती है। देखिए, आपका सिलेबस बहुत अच्छे से करवाया जा रहा है और इसको रिवीजन भी करवाया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। पहले भी करवाया था, हालांकि एग्जाम वगैरह पोस्टपोन्ड हो जाती है तो इश्यू आता है, लेकिन आपका अगर आप थ्रोली टेस्ट सीरीज को भी फॉलो करते हैं तो भी आपको कोई इश्यू नहीं होने वाला है जनरल स्टडीज के पेपर में। 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय प्रांत एवं बरार के मुख्यालय नागपुर में ध्वजारोहण किसने किया था? देखिए, इस टेस्ट में जो ज्यादा वेटेज दिया गया है करंट अफेयर्स और हिस्ट्री को दिया गया है, और आने वाले टाइम में आपको 5 to 6 टेस्ट इसी तरीके के देखने को मिलेंगे, जिनमें करंट अफेयर्स प्लस हिस्ट्री, करंट अफेयर्स प्लस पॉलिटी, करंट अफेयर्स प्लस ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स प्लस इकोनॉमी। और ये जब हो जाएगा 5-6 टेस्ट में, उसके बाद फिर वापस से फुल लेंथ टेस्ट शुरू करेंगे। फुल लेंथ ये भी है, 50 क्वेश्चन ही है सभी में, लेकिन इसमें स्पेशल वेटेज करंट अफेयर्स और हिस्ट्री को है। अगला आप इसी तरीके से देखेंगे ताकि आपको सब्जेक्ट में भी इश्यू नहीं रहे और सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाए हमारी। 15 अगस्त को ये केंद्रीय प्रांत जो एवं बरार का जो मुख्यालय नागपुर, उसमें किसने ध्वजारोहण किया था? ये क्वेश्चन है। तो इसमें जो पंडित रविशंकर शुक्ल है, इन्होंने जो राजधानी नागपुर थी उस टाइम पे, और नागपुर में है सीताबर्दी फोर्ट, सीताबर्दी किला है, वहां पे ध्वज फहराया गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। सेंट्रल प्रोविंस की कौन सी एकमात्र रियासत वर्तमान मध्य प्रदेश में सम्मिलित है? जो सेंट्रल प्रोविंस हुआ करते थे उस टाइम पे,
सेंट्रल प्रोविंस, उनमें से अभी प्रेजेंट में जो मध्य प्रदेश है उसमें एकमात्र रियासत कौन सी है? तो अभी जो है ये मकड़ाई रियासत है। उस टाइम पे जब सेंट्रल प्रोविंस वगैरह हुआ करते थे अंग्रेजों के टाइम पे, तो रियासतें हुआ करती थी। बाद में सभी रियासतों का विलय कर दिया गया था सरदार पटेल के नेतृत्व में। अभी जो एकमात्र रियासत है मध्य प्रदेश में, ये मकड़ाई है। और ये कहां पे है? हरदा जिले में, हरदा डिस्ट्रिक्ट में है ये। मध्य प्रदेश में कुल कितने स्थलों को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? कितने स्थल हैं जिनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया हुआ है? एक इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं अक्सर एग्जाम में। देखिए अभी प्रेजेंट में 3 ही हैं, 3 स्थल हैं जो पहले से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इनमें से 1986 में जो खजुराहो है वो उसको शामिल किया गया था। 1989 में ये शामिल किया गया था जो सांची के बौद्ध स्तूप है उनको। और 2003 में शामिल किया गया था जो भीमबेटका है, इसको शामिल किया गया था। ये 3 थे, अभी भी ये 3 ही है। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी रिसेंटली 6 नए स्थल और हैं, 6 न्यू साइट्स, इनको यूनेस्को ने जगह दी है मध्य प्रदेश की। लेकिन ये अभी टेम्पररी अस्थायी सूची में है, परमानेंट सूची में नहीं है। और इसमें ग्वालियर का किला है, दमनार का है, भोजेश्वर महादेव है, चंबल घाटी है, खूनी भंडारा है, बुरहानपुर, रामनगर, मंडला के गोंड स्मारक, ये सभी शामिल है। 6 है। तो आप कंफ्यूज मत हो ना, कहीं पढ़ लो कि 6 और शामिल कर लिए। अभी 3 ही है, 6 वो अस्थायी सूची में है। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध स्थल डबरा, ये किस जिले के अंतर्गत आता है? डबरा मध्य प्रदेश में, ये ग्वालियर में स्थित है। ये काफी फेमस स्थल है डबरा, ग्वालियर जिले में ही है, ये नगर पालिका है। और ये NH-44 इसके पास में है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य जो श्रृंखलाएं हैं उनके मध्य कौन सा पठार स्थित है? ये मालवा का प्लेट्यू है जो अरावली और विंध्याचल के बीच में है। अभी वर्तमान जो वेस्टर्न मध्य प्रदेश है, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उससे लेके और जो साउथ ईस्ट राजस्थान है वहां तक फैला हुआ है मालवा, अरावली से और विंध्याचल रेंज तक, वेस्टर्न मध्य प्रदेश से और साउथ ईस्ट राजस्थान तक। मालवा है जो पहले ये उज्जैन का हिस्सा हुआ करता था, मालवा उज्जैन का हिस्सा था पहले। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा इस नंबर पे कांटेक्ट करके, वेबसाइट पे जाके आपके सब्जेक्ट की या जनरल स्टडीज के पेपर की। जनरल स्टडीज में आपको 40 टेस्ट मिलते हैं और जो पहले बैच हो चुका है उसके 40 टेस्ट और मिल जाते हैं। क्वेश्चन सब में डिफरेंट है, कुछ क्वेश्चन अगर हो तो कोई रिवीजन के 1 to 2%, अदरवाइज सारे क्वेश्चन अलग है। तो वो 40 टेस्ट और आपके एग्जाम तक ये 40 टेस्ट मिल जाएंगे, आपको नोट्स वगैरह मिल जाते हैं। हाल ही समाचारों में देखा गया क्लोरोपिक्रीन क्या है? क्लोरोपिक्रीन अभी रिसेंटली क्या है, रूस पे अमेरिका ने रसिया पे ये आरोप लगाया है कि वो यूक्रेन में जो रासायनिक युद्ध एजेंट है उसका उपयोग करने का आरोप लगाया है। ये क्लोरोपिक्रीन क्या है? एक जहरीली गैस है और ये जहरीली गैस है, ये आंखें, त्वचा या सांस लेने के लिए बहुत, इससे बच नहीं पाता है जनरली इंसान, मृत्यु हो जाती है उससे। तो अमेरिका कह रहा है कि इसका यूज कर रहा है यूक्रेन में रशिया है जो। क्लोरोपिक्रीन ये एक जहरीली गैस है, रासायनिक हथियार माना जाता है इसको, केमिकल वेपन भी इसका करेक्ट आंसर है। ये काफी चर्चा में है। हाल ही में किस देश के राजदूत ने नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया गया है? कोहिमा शांति, कोहिमा कहाँ है? नागालैंड में है।
ये कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया अभी रिसेंटली जापान के जो राजदूत हैं हिरोशी सुजुकी है, इन्होंने किया है इसका उद्घाटन। वहां के मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो, उनके साथ ये उद्घाटन किया है और इस पार्क की आधारशिला रखी है जो एक जापान नागालैंड सहयोग का प्रतीक है। और उसकी वजह क्या है, आप सोच रहे होंगे कि जापान का नागालैंड से क्या रिलेशन है, तो ये सारा रिलेशन है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का है। जापान और नागालैंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ में ही थे। हाल ही में इदा सीसा नोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है? इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। अभी ये इदा सीसा नोंगरांग है, 1992 बैच की आईपीएस है ये और खासी समुदाय से आती है। गारो, खासी, जयंतिया, आपने हिल्स के जनजाति के नाम सुने होंगे। मेघालय की ट्राइब्स है ये गारो, खासी, जयंतिया, और हिल भी है, पहाड़ भी है, गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में। और अभी रिसेंटली एलआर बिश्नोई वहां से रिटायर हुए हैं और एलआर बिश्नोई के बाद में इदा सीसा नोंगरांग को वहां का डीजीपी बनाया गया है। मेघालय इसका करेक्ट आंसर है। आईएनएस जटायु जो हाल ही में खबरों में है भारतीय नौसेना का बेस, ये किस क्षेत्र में स्थित है? आईएनएस जटायु देखिए, इधर श्रीलंका में, इधर लक्षद्वीप और इधर म्यांमार। यहाँ पे हालांकि चर्चा रहती है अडानी, ये चलता रहता है हमेशा ही ये पॉलिटिकली, लेकिन ये पोर्ट है। यहाँ भी म्यांमार में एक पोर्ट लिया है, फिलीपींस में एक पोर्ट लिया है अडानी ग्रुप ने ही, और चाइना है। यही वजह है कि चीन बौखलाया हुआ है, क्योंकि उसका ये पोर्ट जो अडानी यहाँ पे ले रहा है, इसकी वजह से चीन को बहुत दिक्कत होने वाली है आने वाले टाइम में। आईएनएस जटायु है, ये लक्षद्वीप में है। अभी भारतीय नौसेना ने इसको चालू करेगी और ये अभी खबरों में है। लक्षद्वीप पहले चर्चा में रहा था, अब यहाँ पे नौसेना ने एक बेस बनाया है आईएनएस जटायु के नाम से। हाल ही में समाचारों में देखी गई अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? अदिति योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? ये रक्षा से है, डिफेंस से इसका संबंध है। रिसेंटली जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने ये इसकी शुरुआत की है अदिति, और ये एक्चुअली आईडेक्स अदिति। ये इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के जो असेसिंग डेवलपमेंट है उसके लिए है, स्टार्टअप है एक तरीके से। ये डिफेंस में, पहले डिफेंस में नहीं थे, कम थे, अब ये शुरू किया है डिफेंस में भी स्टार्टअप के लिए, ये शुरू किया गया है अदिति योजना। पीआईएम का पूर्ण रूप क्या है? पीआईएम क्या है? पीआईएम होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर। एक प्रकार का ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो व्यक्तिगत आयोजन के रूप में काम करता है, एक सूचना प्रबंधन उपकरण के रूप में क्या करता है। ये जो पीआईएम है, इसका उद्देश्य जो व्यक्तिगत जानकारी की रिकॉर्डिंग, ट्रैकिंग और उसका मैनेजमेंट करके उसको सुरक्षा प्रदान करना। ये क्या करता है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उसको रिकॉर्ड करता है, ट्रैक करता है और फिर उसका मैनेजमेंट करके उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, कोई भी आपकी क्वेरी है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। एमएस विंडो 10 के साथ कौन सा वेब ब्राउजर पहले से इंस्टॉल आता है? एमएस विंडो 10 जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 है, इसमें पहले से कौन सा वेब ब्राउजर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है? देखिए, पहली बार 2015 में विंडो 10 और एक्सबॉक्स 1 के लिए जारी किया गया था ये,
और बाद में 2017 में एंड्रॉयड और iOS के लिए जारी किया। तो आप समझिए 2015 में तो विंडोज प्लस एक्सबॉक्स, और 2017 में किया गया था ये एंड्रॉयड प्लस iOS, इनके लिए जारी किया गया था। और ये माइक्रोसॉफ्ट एज है, जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप एक वेब ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट एज। ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। उम्मीद है आपको ये यूजफुल लगा होगा। जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड लक।